नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस सीरीज में हम देखेंगे कि मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसने कहा है कि डिस्टर्ब्ड एरिया का जो स्टेटस है वो मणिपुर से विड्रॉ किया जाना चाहिए। मतलब बात ये की जा रही है कि मणिपुर से एफ्स्पा का कंप्लीट विड्रॉल होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं एफ्स्पा को लेकर हमेशा से एक क्राइसिस बनी रहती है। दो तरह के यहाँ पे मत होते हैं कि एक, जैसे हम आर्मी से बात करें तो आर्मी कहती है कि नहीं, एफ्स्पा एक नेसेसरी पावर है उनके पास, स्पेशल पावर है जिससे वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता है। वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या हम कहें इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमें एफ्स्पा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है। वहीं अदर साइड जो लोकल पॉपुलेशन है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो जो पंचायत है, उनका ये कहना है कि आर्मी जो है वो एफ्स्पा के नाम पे हमेशा से ह्यूमन राइट वायलेशंस करती है। ये तो इस वीडियो में जानेंगे कि मणिपुर में कहाँ-कहाँ पे एफ्स्पा एप्लीकेबल है और किस तरह से एफ्स्पा को हटाए जाने की बात की जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं मणिपुर की एक लॉन्ग हिस्ट्री है एफ्स्पा की। आपको रोम शर्मिला जैसे लोग याद होंगे, जब भी हम मणिपुर की बात करते हैं, तो उन्होंने काफ़ी लंबा फास्ट रखा था, एक एक हंगर स्ट्राइक की थी कि एफ्स्पा को रिमूव किया जाए, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी भी इस पे कोई कॉल नहीं लिया और एफ्स्पा को रिमूव नहीं किया गया। तो अभी हम यही कॉल जो है वो ह्यूमन राइट कमीशन ने ली है। तो वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और कैसे एफ्स्पा को हटाया जा सकता है। हम बात करें एफ्स्पा की इन जनरल क्राइसिस की, तो जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी स्टेट्स में अभी भी एफ्स्पा एप्लीकेबल है। जम्मू एंड कश्मीर में आपको एफ्स्पा का एप्लीकेशन दिख जाएगा। तो इस तरह से एफ्स्पा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल रहा है। 1957 से ही ये चलता आ रहा है। आप स्टडी आई क्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज़ आते हैं इन सबके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल से ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो, मणिपुर हाई कमीशन ये कहती है, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ये कहती है कि डिस्टर्ब्ड एरियाज़ का जो स्टेटस है वो हटा देना चाहिए। रीज़न क्या है? वो कहते हैं कि आर्मी बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशंस करती आ रही है। इसके चलते उन्होंने एक लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को और स्पेशल सेक्रेटरी को, और बोला 3 महीने के अंदर-अंदर हमें एक एटीआर फाइल करके बताओ कि क्या आप एक्शन ले रहे हैं। ये सुओ मोटो नहीं है, एक पीआईएल फाइल की गई थी फॉरेंसिक स्टडी प्लेसमेंट के चेयरमैन द्वारा। उन्होंने कहा है कि मैंने देखा है कि डिस्टर्ब्ड एरिया के नाम पे आर्मी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रॉस वायलेशंस कर रही है ह्यूमन राइट का। तो कमीशन ने यही कहा है कि आप हमें बताओ, जल्दी से आप ये फाइनल करके बताओ कि एफ्स्पा क्यों नहीं हटना चाहिए, हमें रीज़न दो कि एफ्स्पा अब क्यों ज़रूरत है। ये भी कहा गया है कि जो स्टेट है वो बार-बार हमारे कहने के बाद भी इसको हटाने में असक्षम रही है। यहाँ पे स्टेट का एक फेलियर बताया जा रहा है। साथ ही साथ आप देखें, कमीशन ने ये भी कहा है कि हमने और बाकी कमिटीज़ ने रिकमेंडेशंस दिए हैं, सेंटर के द्वारा ही इनफैक्ट, कि एफ्स्पा जो है वो हटा देना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एफ्स्पा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 से मणिपुर और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में लगाया गया था। 1957-58 की जो नागा क्राइसिस थी उसके चलते एफ्स्पा का इम्प्लीमेंटेशन पूरे नॉर्थ ईस्ट में किया गया। जैसे-जैसे नए स्टेट्स बनते गए वो एफ्स्पा को इनहेरिट करते गए। बार-बार डिमांड आती रही है कि अब चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो चुकी हैं, एस्पा को हटा देना चाहिए, पीस बिल्डिंग स्टार्ट करनी चाहिए और प्रोसेस को अब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं वो करें, ना कि आर्मी को यहाँ पे यूज़ किया जाए। इसी के साथ आप देख रहे हैं 2001 से इरोम शर्मिला भी एक स्ट्राइक पे हैं। इनफैक्ट काफ़ी प्रोटेस्ट यहाँ पे होती रही है। लास्ट टाइम भी जब मनोरमा करके एक फीमेल का रेप हुआ था, ब्रूटल मर्डर हुआ था कुछ आर्मी मैन द्वारा, तब भी एस्पा को हटाए जाने की बात की थी। इसी के साथ-साथ प्रेमम चित्तरंजन ने भी सेल्फ इमोलेशन किया था। अब उस इमोलेशन के चलते भी एस्पा को हटाने की बात की गई। मतलब स्टेक होल्डर्स काफ़ी बार कह चुके हैं कि बहुत सारे ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि एस्पा जो है वो मणिपुर में ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें खेदम मनी की, जो कि मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि हमने यहाँ पे रिकमेंड किया है कि एस्पा को विड्रॉ किया जाए क्योंकि एस्पा से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। इनफैक्ट मणिपुर गवर्नमेंट ने सुना नहीं। 2020 के जून में उन्होंने बोला था कि इसको हटा दो, और 2020 के दिसंबर में एस्पा को 1 साल के लिए जो है यहाँ पे पूरे एंटायर स्टेट में लगा दिया गया। तो मणिपुर आप मानेंगे कि दिसंबर 2021 तक एफ्स्पा में रहेगा। अब बात देखो ये आ रही है कि ह्यूमन राइट कमीशन कह रही है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, ठीक है? कोई वायलेंट एक्टिविटीज़ एज़ सच अभी भी नहीं है। हाँ, कुछ वायलेंट एक्टिविटीज़ अक्रॉस द बॉर्डर आप कह सकते हैं कि म्यांमार में हो रही है, कुछ इस तरह की इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ आपको नागालैंड में दिख रही है। बट ये जो एक्सट्रीमिस्ट और इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ये पूरे मणिपुर में अब एक्टिव नहीं है उस लेवल पे, और वो पीस बिल्डिंग प्रोसेस की तरफ चल चुके हैं। तो ऐसे में आप स्टेक होल्डर्स के साथ वार्तालाप कीजिए, आप पीस बिल्डिंग प्रोसेस कीजिए, पीस टॉक्स कीजिए रादर देन एस्पा को यूज़ करें। एक्ट को 1980 से ही मणिपुर में लगाया गया और तब से टाइम टू टाइम इसको बढ़ाया जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 2004 में एस्पा को लिफ्ट किया गया था 7 असेंबली सेगमेंट से, म्युनिसिपल एरिया से, जब ओक्राम इबोबी की कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन उस समय काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था
उससे पहले काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद एफ्स्पा को फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब जगह लगा दिया था। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जब हम बात करते हैं एफ्स्पा की, तो सबसे पहले जानेंगे कि एफ्स्पा की ज़रूरत क्या थी। देखो एफ्स्पा जो है वो नॉर्थ ईस्ट की क्राइसिस को कंटेन करने के लिए लाया गया था। जैसे कि आपने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस की, तो वो ब्रिटिशर्स ही ले आए थे। लॉर्ड लिंकनदो जो है वो 1942 में ही एफ्स्पा को ले आए थे। आइडिया बस यही था कि वहाँ पे किसी भी तरह की जो आर्मी की प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसको बचाया जा सके। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि आर्मी को अनब्रिडल्ड पावर दे दी गई कि आप किसी को भी मार सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसी को भी अनकंडीशनली अरेस्ट कर सकते हैं। टेक्निकली ये माना जा रहा था कि जब नॉर्थ ईस्ट बाद में जब कंप्लीट यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बना पूरी तरह से इंडिया के साथ मर्ज हुआ, तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एफ्स्पा जैसी चीज़ों को हटा देगी। लेकिन नागा क्राइसिस आपने देखा होगा कि 1950s की जो नागा क्राइसिस थी, जिसमें ग्रेटर नागालैंड की डिमांड की जा रही थी, उसके चलते पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी बढ़ती गई। हार के पार्लियामेंट को 1958 में एक लॉ लाना पड़ा और एफ्स्पा के नाम से उस लॉ को पास किया गया। 1970 मणिपुर, त्रिपुरा, असम, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे पंजाब की क्राइसिस को भी एफ्स्पा के थ्रू डील किया गया और जम्मू कश्मीर की क्राइसिस को भी एफ्स्पा के थ्रू डील किया गया। तो कहा जाता है जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, ये हमारी आर्मी को स्पेशल पावर्स दे देती हैं। सेक्शन 3 की हम बात करें तो यहाँ पे किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है अगर स्टेट यूनियन से रिकमेंड करती है या फिर स्टेट गवर्नर ऑफ स्टेट कहते हैं कि अब इस एरिया को हमें डिस्टर्ब एरिया में ले आना चाहिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस एरिया को पूरे उस एरिया को या एक पार्ट को मतलब पूरे स्टेट को एक पार्ट को कर सकती है। ठीक है, तो जो भी स्टेट की यूटी की रिक्वेस्ट आती है उसके अकॉर्डिंग डिस्टर्ब एरिया जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है सेक्शन 3 से। अब यहाँ पे देखो वो डिस्टर्ब एरिया का कोई रीजन नहीं दिया गया, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिस्प्यूट के चलते हो सकता है, किसी रिलीजियस एनिमिटी के चलते हो सकता है, हिंदू मुस्लिम राइट्स के चलते हो सकता है, रेशियल इश्यूज के चलते हो सकता है, लैंग्वेज रीजनल ग्रुप के चलते हो सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो पावर है ही, साथ ही साथ गवर्नर के पास भी पावर है कि आपको अगर आपको भी लगे तो आप स्टेट की रिक्वेस्ट पे इसको कर सकते हैं। इसके लिए एक नोटिफिकेशन लाया जाता है, गैजेट लाया जाता है और उसमें आर्म फोर्सेस को सिविल पावर जो है वो दे दी जाती है, साथ ही साथ सर्च पावर दे दी जाती है, पुलिस की पावर्स वहाँ पे दे दी जाती हैं। अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो एनफोर्स करती है, लेकिन प्रॉब्लम देखो इसके साथ यही होता है कि यहाँ पे जो एनफोर्समेंट है उससे मिलिट्री जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। आप देखेंगे सेक्शन 4 कहता है कि आर्म फोर्सेज जो है वो किसी को भी मार सकती हैं, किसी भी बिल्डिंग को गिरा सकती हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकती हैं, सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पे। मतलब सस्पिशन बहुत है, अगर कोई आप मेजर जनरल को लगता है कि सामने वाला पर्सन इंसर्जेंट हो सकता है, तब भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है, जो अपने आप में एक बड़ी क्राइसिस की बात हो जाती है। साथ ही साथ अगर किसी को अगर यहाँ पे आर्मी के पास ओपन फायर करने का भी पूरा राइट है, तो ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे लोगों का आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ है, उनकी पर्सनल लिबर्टी है, वहीं आर्मी के पास स्पेशल पावर्स है। तो ये कि बैलेंस बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ हम सेक्शन 6 की बात करें तो वहाँ भी यही कहा जाता है कि एक बार अगर एप्सपा में कोई अरेस्ट हो गया, तो फिर उसका प्रोसिक्यूशन मतलब अगर किसी लेटर से कोई पर्सन जो है, अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर है, वो प्रूव हो गया कि उसने गलती करी थी एप्सपा में, उसने एप्सपा को मिसयूज किया है, तब भी उसका प्रोसिक्यूशन जो है नहीं किया जा सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं करे। तो यहाँ पे यही होता है कि मिलिट्री मैन को लगता है कि हम बच सकते हैं कुछ भी करने के बाद। तो यही बात है कि देखो मेंटेनेंस ज़रूरी है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना ज़रूरी है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा पावर्स देना वो अपने आप में क्राइसिस की बात कहता है। यहाँ पे अगर कोई एक गैदरिंग हो रही है तो उसको भी हटाने की पावर्स हैं, सस्पिशन पे मियरली एक्शन लेने की पावर्स हैं। ठीक है, साथ ही साथ कोई भी पर्सन उसको अरेस्ट किया गया है और अगर वो अरेस्टेड है, ठीक है, उसको कस्टडी में लिया गया है, तो उसको आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें बात ये हो जाती है कि उस पूरे प्रोसेस में काफ़ी समय लग जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मिलिट्री अरेस्ट कर लेती है, फिर आगे उसको नहीं किसी लोकल पुलिस स्टेशन को देती। अब अगर हम बात करें कौन-कौन सी स्टेट्स हैं, देखो मणिपुर की तो हम बात कर ही रहे हैं, असम, नागालैंड, मणिपुर। मणिपुर का जो इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल एरिया, जैसे अभी मैंने आपको बताया, 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी से हटा दिया गया था, बाकी मणिपुर में अभी भी है। अगर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की 3 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी लगा हुआ है, जो नागालैंड से बॉर्डरिंग है। साथ ही साथ आप देखेंगे कुछ एक ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे नागा क्राइसिस हमेशा लगी रहती है। साथ ही साथ आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर ले ली एप्सपा को इम्प्लीमेंट करने की। मेघालय में इसको रिवोक कर दिया गया था, मेघालय काफ़ी पीसफुल हो गया। त्रिपुरा अपनी क्राइसिस को 2007-8 में मानिक सरकार की गवर्नमेंट में रिकवर कर चुका था, तो वहाँ से भी एप्सपा हटा दिया गया था। पंजाब में काफ़ी पहले ही एप्सपा लगा दिया गया। तो देखो बार बार एक बात की जा रही है कि ये जो एप्सपा है ये एनकाउंटर किलिंग का एक तरीका हो गया है, लाइसेंस टू किल है। मतलब जिसको हम लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्शन के लिए लाए थे, अब वो लाइसेंस बन चुका है किसी को भी मारने का। तो इसी के चलते बार बार आप देखते होंगे
कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको रिवोक करती है, री इम्प्लीमेंट करती है, 6 महीने के लिए आगे बढ़ा देती है, 1 साल के लिए आगे बढ़ाती है, तो इस तरह के नोटिफिकेशंस जो हैं वो आते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टाउंच प्रोटेस्ट मैंने आपको बताया एरोम शर्मिला के एंड से लगभग 16 साल चली, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं हुआ एंड अल्टीमेटली इसके चलते जो एफ्स्पा है वो आज भी एक क्वेश्चनेबल लॉ बना हुआ है। अगर हम बात करें हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की, तो हम कुछ इंटरनेशनल लॉज को भी वायलेट कर रहे हैं। अगर हम यूडीएचआर की बात करें, जहाँ पे लोगों को लाइफ का राइट है, हम उसको वायलेट कर रहे हैं जब हम एफ्स्पा लगाते हैं। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को भी हम यहाँ पे वायलेट कर रहे हैं। टॉर्चर के कन्वेंशन को इंडिया ने कभी रेटिफाई नहीं किया, तो उसको भी हम वायलेट कर रहे हैं। हम बात करते हैं कुछ रिकमेंडेशंस की। जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी रिपोर्ट ने भी यही कहा है, एफ्स्पा को रिपील कर देना चाहिए। फिफ्थ रिपोर्ट जो है सेकंड एआरसी की, उसने भी यही कहा है कि एफ्स्पा को रिपील कर देना चाहिए। जस्टिस वर्मा ने भी यही कहा है कि एफ्स्पा जो है वो अब्यूज किया जा रहा है, आर्मी अनबेंडेड पावर्स यहाँ पे ले रही है। हेगड़े कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसने भी यही कहा है कि एफ्स्पा के चलते एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं। तो यहाँ पे एफ्स्पा की अगर हम बात करें तो वाइडली यूज जो है एफ्स्पा का, वो एक क्राइसिस की बात बन चुका है। अब बात आती है कि एफ्स्पा की जरूरत है या नहीं है। देखो, आर्मी का अपना ओपिनियन है। आर्मी कहती है कि हमें उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो हमें कुछ पावर्स चाहिए रहेंगे। तो आर्मी भी अपनी जगह सही है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बैलेंस बनाना जरूरी है, क्योंकि इंसर्जेंसी बहुत वाइड है, बॉर्डर प्रोटेक्शन बहुत नेसेसरी है, और ऐसे में फोर्सेज जो हैं, अगर उनके पास स्पेशल पावर्स नहीं होंगी तो वो काम नहीं कर पाएंगी। रादर देन एफ्स्पा को हटाएं, हम ये भी कह सकते हैं कि आर्मी को सेंसिटाइज करो, उनके जो मॉडल्स हैं, आप आर्मी मैन को बताओ कि क्यों आपको एफ्स्पा का मिसयूज नहीं करना चाहिए। कुछ चेक एंड बैलेंसेस एफ्स्पा पे लगाने चाहिए, कुछ इलेबोरेट रूल्स होने चाहिए इन्वेस्टिगेशन के। ह्यूमन राइट अगर वायलेशन हुई है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको उसको वहाँ पे बुक कर सके उस पर्सन को, आर्मी मैन को, और उस पर केस चला सके। तो कुछ एक ऐसी पावर्स हम कह सकते हैं जो एफ्स्पा के चलते थोड़ी सी पावर्स ऑन द अदर साइड आर्मी मैन के अगेंस्ट भी आनी चाहिए, जिससे उनमें भी एक डर बना रहे कि वो मिसयूज ना करें। देखो, यूज का कोई इशू नहीं है, यूज के लिए ही लॉ है, लेकिन प्रॉब्लम आती है मिसयूज की। तो इस मिसयूज के चलते आर्मी मैन पे भी एक चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जब तक नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक एक क्राइसिस जो है बनी रहेगी। यूथ को नौकरियां नहीं मिलेंगी तो क्राइसिस जो है बनी रहेगी। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आएगा। मिलेंगे अगले 6 टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।